रानो, आज मैं पूरब की पहाड़ियों तक गया था, पर वहाँ की बड़ी नदी भी अब रेत का मैदान बन चुकी है। पूरे जंगल में अनाज का एक दाना नहीं है। टुन्नू जी, आप हिम्मत मत हारिए। जब तक हमारे पंखों में जान है, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। क्या रास्ता निकाले? बाजार में सिर्फ लालची कालू कौआ के पास अनाज का गोदाम बचा है। वो एक मुट्ठी बाजरे के बदले हमारी 2 बीघा जमीन गिरवी रखने को कह रहा है। नहीं पापा, हम अपनी पुश्तैनी जमीन उस लालची कौवे को नहीं देंगे। हम 2 दिन भूखे रह लेंगे, पर किसी के आगे झुकेंगे नहीं। गुड़िया ठीक कह रही है। सूखी नदी के पास जो हमारी बंजर जमीन है, हम वहाँ बैंगन की खेती करेंगे। मेरे पास पिछले साल के कुछ बीज सुरक्षित रखे हैं। बैंगन की खेती? रानो, उस जमीन की मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो चुकी है। वहाँ घास का एक तिनका नहीं उगता। बिना पानी के वहाँ बैंगन कैसे उगेंगे? ये नामुमकिन है। नामुमकिन तब तक होता है जब तक कोशिश न की जाए। कल सुबह पूरा परिवार खेत पर चलेगा। यही हमारा आखिरी फैसला है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, तो रानो का पूरा परिवार सूखी नदी के किनारे खड़ा था। जमीन इतनी सख्त थी कि उस पर पैर रखने से भी धूल उड़ रही थी। अरे वाह, रामपुर जंगल के नए जमींदार। ओ टुन्नू, ओ रानो, इस तपती धूप में क्यों जान देने पर तुले हो? इस बंजर जमीन ने आज तक सिर्फ कांटे उगाए हैं। कालू भाई, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तालू भाई, हमारी चोंच भले ही छोटी है, लेकिन हमारी हिम्मत तुम्हारे अनाज के गोदाम से कहीं ज्यादा बड़ी है। तुम अपने गोदाम की फिक्र करो, हमारे खेत पर आकर वक्त बर्बाद मत करो। ठीक है, तुम्हारी ये हेकड़ी 2 दिन में निकल जाएगी। जब भूख के मारे पेट पीठ से लग जाएगा, तब मेरे ही पास आओगे। पर याद रखना, तब मैं ब्याज 2 गुना कर दूंगा। कालू के जाने के बाद जंगल के सबसे बुजुर्ग उल्लू बाबा वहाँ से गुजरते हैं। रानो बेटी, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ बंजर मिट्टी नहीं है। बुजुर्ग कहते थे कि इस नदी के नीचे एक प्राचीन राज छुपा है। अगर तुम मिट्टी की 3 परतें खोद पाई तो ठीक, वरना तुम्हारी चोंच टूट जाएगी, पर पानी नहीं मिलेगा। बाबा, चाहे हमारी चोंच टूट जाए या पंख थक जाए, हम हार नहीं मानेंगे। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बच्चों, लेकिन याद रखना, धीरज ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। उल्लू बाबा के जाने के बाद उन्होंने बीज बो दिए, लेकिन पानी के लिए 3 कोस दूर स्थित एक गहरी झील ही एकमात्र सहारा थी। रानो, मुझसे अब और नहीं उड़ा जा रहा। मेरा गला सूख कर काटा हो गया है। हम दिन भर में 50 चक्कर लगाते हैं, तब जाकर एक क्यारी गीली हो पाती है। पापा, आप आराम करो। मैं और गुड़िया दीदी 2 चक्कर ज्यादा लगा लेंगे। देखना, हमारे पौधे जरूर उगेंगे। टुन्नू जी, बच्चों की तरफ देखिए, ये हमारी ताकत है। उठिए, थोड़ा सा हौसला और रखिए। लगातार 10 दिनों तक बिना थके इस परिवार ने अपनी चोंच से उस बंजर जमीन को सींचा। 11वें दिन की सुबह मिट्टी को चीरकर छोटे छोटे हरे अंकुर बाहर निकल आए, जिसे देखकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। समय बीतता गया और रानो की मेहनत रंग लाने लगी। बैंगन के पौधे अब बड़े हो चुके थे और उन पर सुंदर बैंगनी रंग के फूल खिलाए थे। लेकिन ठीक उसी रात किस्मत ने एक भयानक करवट बदली। पापा, मम्मा, देखो बाहर कैसा शोर आ रहा है। हमारे खेत की तरफ कोई जंगली जानवर बढ़ रहा है। भागो यहाँ से, हमारे खेत को मत उजारो, कोई रोको इन्हें। टुन्नू और बच्चे जानवरों को भगाने की नाकाम कोशिश करते हैं। जानवर पूरी फसल को तहस नहस करके आगे निकल जाते हैं। सुबह का सूरज उगता है और खेत का मलबे जैसा नजारा देखकर सबका दिल दहल जाता है। सब खत्म हो गया रानो, सब खत्म हो गया। हमारी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब हम कालू कौआ के गुलाम बनने से खुद को नहीं बचा सकते। नहीं टुन्नू जी, सब खत्म नहीं हुआ है। रोना बंद कीजिए। जो जानवर आए थे
वे हमारी फसल कुचल सकते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत को कुचलने की ताकत किसी में नहीं है। रानो ने बिना वक्त गवाए अपनी चोंच से टूटे हुए पौधों को हटाना शुरू किया। तभी उसकी चोंच जमीन के एक गहरे गड्ढे से टकराई, जहां जंगली जानवरों के भारी खुरों ने मिट्टी को गहरा खोद दिया था। टुन्नू जी, बच्चों, जल्दी यहाँ आओ। देखो, जानवरों ने हमारी फसल जरूर उजाड़ी, लेकिन उनके पैरों की गहरी मार से हमारी जमीन के नीचे छुपा बरसों पुराना मीठे पानी का गुप्त सोता फूट पड़ा है। अरे, ये तो चमत्कारी पानी है। इस सूखे में हमारे खेत के बीचों बीच पानी का खजाना निकल आया। अब पानी की कोई कमी नहीं थी। उस जादुई झरने के पानी और रानो की ममताई देखभाल से जो बचे हुए पौधे थे, वे 3 ही दिनों में असाधारण रूप से बड़े हो गए। उन पर जो बैंगन उगे वे सामान्य आकार से दुगने बड़े थे और धूप में नीले मोतियों की तरह चमक रहे थे। जब कल्लू कौवा को पता चला कि रानो के खेत में चमत्कारी बैंगन उगे हैं और पानी का सोता फूट पड़ा है, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने रात के अंधेरे में खेत पर कब्जा करने के लिए नकली दस्तावेज तैयार कर लिए। ठहरो टुन्नू, ये जमीन अब तुम्हारी नहीं रही। तुम्हारे दादाजी ने बरसों पहले ये बंजर जमीन मेरे पिता के पास गिरवी रखी थी। ये देखो कागज, अब ये जादुई पानी और बैंगन मेरे हुए। नहीं, ये झूठ है। मेरे दादाजी ने कभी कोई कर्ज नहीं लिया था। भाई, कागज बहुत पुराना है, लेकिन जरा इस पर लगी मोहर तो दिखाओ। हमारे रामपुर जंगल की सरकारी मोहर तो नीली होती है, पर तुम्हारे इस कागज पर काली स्याही लगी है। और सबसे बड़ी बात, इस कागज पर तारीख लिखी है 30 फरवरी, जो कैलेंडर में कभी होती ही नहीं। उल्लू बाबा और बाकी कुछ पक्षी भी वहाँ एकत्र हो जाते हैं और कल्लू का झूठ पकड़े जाने पर उस पर हंसने लगते हैं। धिक्कार है तुम पर कालू, जालसाजी करते हो। तुरंत यहाँ से भाग जाओ, वरना पूरे जंगल से तुम्हारा बहिष्कार कर दिया जाएगा। कालू कौवा अपनी चाल में खुद ही फंसकर दुम दबाकर अपने 2 मोटे चील के साथ वहां से भाग खड़ा हुआ। अगली सुबह टुन्नू और उसके बच्चे अपने ठेले पर चमचमाते हुए नीले मोती जैसे बैंगन लेकर रामपुर के मुख्य बाजार पहुँचे। पूरे बाजार में अकाल के कारण सड़ी गली चीजें मिल रही थी, इसलिए रानो के बैंगन देखते ही देखते आकर्षण का केंद्र बन गए। अरे टुन्नू भाई, ये क्या जादू है? इस भयंकर सूखे में तुम्हारे पास इतने बड़े, रसीले और चमकदार बैंगन कहाँ से आए? ऐसा लग रहा है मानो ये कोई सब्जी नहीं बल्कि नीले मोती हों। हाँ भाई, इनकी खुशबू इतनी ताजी है कि भूख और बढ़ गई है। मुझे 5 किलो बैंगन दे दो, चाहे जो कीमत हो। तोता भाई, ये कोई जादू नहीं है। ये मेरी पत्नी रानो की सोच और हमारी बंजर जमीन के नीचे से फूटे जादुई झरने का फल है। दोपहर तक रानो के सारे बैंगन ऊंचे दामों पर बिक चुके थे और उनका ठेला खाली हो गया था। कालू कौवा का गोदाम, जहां वो महंगा और कीड़ों वाला अनाज बेच रहा था, अब पूरी तरह सूना पड़ चुका था। टुन्नू और बच्चे जब घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी कालू कौवा दबे पैरों, सिर झुकाए उनके ठेले के पास आया। उसका सारा अहंकार और घमंड चूर चूर हो चुका था। टुन्नू भाई, रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें जान का मजाक उड़ाया था। आज मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। मेरे घर में भी बच्चे भूखे हैं। क्या मुझे भी थोड़े बैंगन मिलेंगे? ये लीजिए कालू भाई, मेहनत की सब्जी का स्वाद चखिए। एक भूखे को खाली हाथ लौटाना हमारी परवरिश का हिस्सा नहीं है, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। कालू कौवा की आंखों में शर्म के आंसू आ जाते हैं और वह चुपचाप वहां से चला जाता है। शाम को पूरा परिवार अपने घोंसले में बैठकर गर्मा-गर्म खाना खाने लगा। मम्मा, अगर उस रात जानवरों के आने के बाद आप भी हार मान लेती, तो आज हम कालू कौवा के गुलाम होते। आपने हमें सिखाया कि स्वाभिमान से जीना किसे कहते हैं। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि भगवान सब देखता है
और मेहनत का फल मीठा होता है और हमारा फल तो बैंगन के रूप में नीले मोती जैसा कीमती निकला। रानो ने मुस्कुराकर अपने पूरे परिवार को अपनी ममतामयी पंखों के घेरे में समेट लिया। उस सूखी नदी के किनारे का वो छोटा सा खेत अब उनके परिवार की अटूट हिम्मत और कभी न खत्म होने वाले हौसले की मिसाल बन चुका था।